नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और इस बुलेटिन में हम मुख्य रूप से बात करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित खबर की। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की खबर, जहां ओपी राजभर और अखिलेश यादव के बीच दूरियां बढ़ती नजर आ रही है। ओपी राजभर जल्द ही कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। लगातार सामने आ रही है राजभर की अखिलेश से नाराजगी। कल एनडीए की डिनर पार्टी में यहां पर ये शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर राजग की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मुर्मू के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि इस रात्रि भोज में भाजपा के सहयोगी दलों के नेताओं के अलावा समाजवादी पार्टी, नीत गठबंधन में शामिल सुलेहदेव और साथ ही साथ भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह और बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमा शंकर सिंह भी शामिल हुए थे। तो इसी के बाद से अब ये खबर निकलकर सामने आ रही कि अखिलेश और राजभर के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही है। आज कहीं ना कहीं ये संभावना जताई जा रही है कि कोई बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा की जा सकती है ओम प्रकाश राजभर की ओर से, क्योंकि कल एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का दौरा यहां पर था और उनके सम्मान में, उनके आगमन को देखते हुए सीएम हाउस में डिनर पार्टी का आयोजन भी किया गया था। राजा भैया ने इस बात की पुष्टि की है और वहीं आज सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई है कि क्या कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से सीधे इस वक्त हमारे साथ तौकीर किदवई सहयोगी जुड़ चुके हैं। तौकीर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है जो जिस प्रकार से ये दूरियां बढ़ी है, क्या इसका परिणाम हो सकता है और क्या ऐलान किया जा सकता है, क्या संभावना? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर जो संभावनाएं जताई जा रही थी, आखिरकार वही देखने को मिला है। और जनता टीवी ने लगातार इस सवाल को उठाया है कि ओम प्रकाश राजभर आखिर किस तरफ खड़े नजर आएंगे, क्योंकि लगातार उनको देखा जा रहा था कि वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सख्त टिप्पणियां कर रहे थे। कभी उन्होंने कहा कि एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं, उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए सड़कों पर निकलना पड़ेगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर अखिलेश यादव ने जवाब दिया था कि उन्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। तो माना यही जा रहा था कि जो ओम प्रकाश राजभर है और अखिलेश यादव अब दोबारा एक पटरी पर नजर नहीं आएंगे। और इसका नतीजा भी ये निकला कि जब यशवंत सिन्हा जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, जब वो लखनऊ पहुंचे थे तो ओम प्रकाश राजभर उस बैठक में शामिल नहीं हुए। यहां तक कि सहयोगी दल जो और थे, जिसमें जयंत चौधरी थे, पल्लवी पटेल तो खैर बीमार थी इस वजह से नहीं आ पाई थी, लेकिन और जो सहयोगी दल थे वो सब लोग मौजूद थे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव दोनों इस खेमे से दूर थे। और कल जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ की जो उम्मीदवार है, राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जब लखनऊ पहुंची थी, उसमें शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर दोनों लोग नजर आए हैं उनकी डिनर पार्टी में। और खास बात यह भी है कि जब 2022 का चुनाव था विधानसभा का, उसके पहले जो एक खेमाबंदी थी उसमें शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर ने ही पहले एक दल बनाया था जिसका नाम दिया था उन्होंने, एक गठबंधन बनाया था। उसके बाद वो दोनों लोग समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गए थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं दो ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव की जो नजदीकियां हैं वो बहुत पहले से नजर आ रही हैं। इस चुनाव से पहले भी हमने उनको एक साथ देखा था और कल भारतीय जनता पार्टी के डिनर पार्टी में भी दोनों एक साथ नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही लोग अब समाजवादी पार्टी से नाराज हैं और लोकसभा के जो चुनाव होने हैं 2024 में, उसको लेकर ये बड़ा फैसला ले सकते हो। माना यह भी जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव क्योंकि समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं, उन्हीं के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, लेकिन अब वो 2024 में किसी और दल के साथ नजर आ सकते हैं। यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी की नजदीकियां रही हैं, चाहे उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की कई बार तारीफ की हो, उससे भी कई कयास लगाए गए थे। अब जो माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव और एक नया समीकरण करने की तैयारी में है। नया समीकरण बनने की तैयारी तो यहाँ पर नजर आ रही है। दोनों ही दिग्गज नेता है, मंझे हुए नेता हैं। क्या लगता है अगर बड़ा ऐलान कर दिया जाता है, अगर वे बागी हो जाते हैं, अपनी पार्टी को छोड़कर वे दूसरे में शामिल हो जाते हैं, कितना असर और कैसा असर यहाँ पर आगामी चुनाव में परिणाम में देखने को मिल सकता है और कितना नुकसान सपा को? देखिए, जब 2022 के विधानसभा चुनाव थे तो उसमें भी ये माना जा रहा था कि शिवपाल यादव को वो तरजीह नहीं दी गई थी समाजवादी पार्टी में, जिसकी वजह से जो यादव लैंड है, जो मैनपुरी, इटावा, सैफई, फिरोजाबाद, ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव का मजबूत गढ़ माना जाता है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अच्छी जीत दर्ज की थी। इसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि शिवपाल सिंह यादव को पार्टी में अगर वो खत दिया जाता तो इस यादव लैंड पर भी वो जीत दर्ज कर सकते थे। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो पूर्वांचल की कई
जिले ऐसे हैं जहां पर राजभर वोट ठीक ठाक तादाद में नजर आता है, जहां पर बनारस है, मऊ है, गाजियाबाद, गाजीपुर है और इसके अलावा जो आसपास के और इलाके हैं, जौनपुर वगैरह, इन जगहों पर राजभर का वोट ठीक ठाक तादाद में माना जाता है और वो वोट इस बार समाजवादी पार्टी को मिला भी था। तो कहीं ना कहीं दोनों ही नेताओं की एक मजबूत पकड़ है अपने अपने समुदाय में, अपने अपने लोगों में। इसकी वजह से अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में दिखते हैं, यानी कि प्रगतिशील समाज पार्टी और सुहेलदेव समाज पार्टी अगर दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले जाते हैं, तो इन जगहों पर जहां पर अभी तक समाजवादी पार्टी को अच्छा वोट बैंक मिला था, वहां पर भी एक बड़ा नुकसान हो सकता है और जिन सीटों पर दावा किया जा रहा है उन सीटों पर भी अब भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सकती है। जबकि हमने भी लोकसभा के उपचुनाव में देखा भी कि रामपुर और आजमगढ़ जैसे जो परंपरागत सीटें रही हैं समाजवादी पार्टी की, वहां पर भी सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी ने की और दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की है। तो फिलहाल अगर इस तरह समीकरण बैठते हैं तो 80 सीटों पर एक भी सीट जीतना किसी भी दल के लिए काफी मुश्किल का सामना करना मुश्किल हो सकता है फिलहाल। चलिए बिल्कुल, आप बने रहिएगा तो फिर हमारे साथ में। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ से सपा के साथ रिश्तों पर अब शिवपाल यादव ने खुलकर बातचीत की है, अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। हमें किसी बैठक में नहीं बुलाया जाता, ये शिकायत उनकी ओर से की गई है। शिवपाल यादव का एक बड़ा बयान सामने आया, सपा को सब छोड़ते जा रहे हैं, ये बड़ी बात भी उनकी ओर से कही गई है। समाजवादी पार्टी अब कमजोर हो रही है, तो पार्टी को लेकर, उनके नेतृत्व को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं, आरोप लगाए हैं लखनऊ सपा के साथ रिश्तों पर। अब शिवपाल ने यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीधे साफ तौर पर कह दिया है शिकायत भरे लहजे में कि उन्हें किसी भी बैठक में नहीं बुलाया जाता है। साथ ही साथ अब समाजवादी पार्टी को सब कोई छोड़कर बाहर निकलते जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी कमजोर हो रही है। तो ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। राजनीतिक की परिपक्वता न होने के कारण आप देखते चले जाए, एक से एक नेता दूरियां बनाता चला जा रहा है और हमको भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी अभी तक, जबकि मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेकर के और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे करके हमने चुनाव लड़ा था, तो तब भी हमें किसी न तो मीटिंग बुलाया जाता, न पार्टी की मीटिंग में, न विधानमंडल दल की मीटिंग में, न अभी तक सूचना मिली, अभी तक भी नहीं मिली है। हाँ, परसों जब यशवंत सिन्हा जी यहाँ पर थे तब भी नहीं मिली है, तब भी आपने कहा कि आपको नहीं बुलाया गया। तो मुझे तो यही लग रहा है कि राजनीतिक परिपक्वता की कमी होने के कारण ये सब होता चला जा रहा है और पार्टी कमजोर भी होती चली जा रही है और सब लोग छोड़ते भी चले जा रहे हैं। तो ये सब कुछ राजनीतिक परिपक्वता के कारण हो रहा है। मुख्यमंत्री जी की तरफ से मैं गया था, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, वहाँ मुख्यमंत्री जी की तरफ से सीनियर अधिकारियों ने मुझे रिसीव किया और मुख्यमंत्री जी आए तो मुख्यमंत्री जी ने मुझसे अच्छी तरह से बात की है। यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है, इसलिए मैंने तय किया है कि द्रौपदी मुर्मू को ही हम अपना वोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। तो ये खुलकर प्रतिक्रिया यहां पर दिया और नाराजगी उनकी ओर से जाहिर की गई है। चलिए, तौकीर हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। तौकीर, लगातार हम इस बात पर चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या कुछ समीकरण अब बन सकते हैं, बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन इसी बीच शिवपाल यादव की जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, खुलकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है पार्टी के खिलाफ। जी बिल्कुल, यही नाराजगी ओम प्रकाश राजभर को भी है क्योंकि लगातार वो जो कह रहे हैं कि उनको जब यशवंत सिन्हा यहाँ पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, जब समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे तो उन राजभर को न्योता नहीं दिया गया था। राजभर से सवाल भी किए गए थे कि आप उस बैठक में क्यों नहीं पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी किसी भी बैठक का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है, कहीं नहीं बुलाया जा रहा है, तो ऐसे में जहां सिर्फ न्योता होगा या जहां बुलाया जाएगा मैं वहीं नजर आऊंगा। तो उन्होंने संकेत दिए थे और कल वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके डिनर पार्टी में दिखाई दिए। तो यही शिवपाल यादव लगातार कहते आए हैं कि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, पार्टी के विधायक हैं, उन्हें ना किसी बैठक में बुलाया जाता है, ना विधानमंडल दल की बैठक में बुलाया गया। इसके अलावा जो अलग अलग बैठकें हुई उनमें किसी भी बैठक में शामिल नहीं किया गया और यहाँ तक कि जो कल जब यशवंत सिन्हा आए थे लखनऊ, उसके बावजूद उनको नहीं बुलाया गया। तो ऐसे में ये
उन्होंने जो नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उस पर सवाल खड़े किए, यानी कि सीधे तौर पे अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया है कि वो अपने सहयोगी दल को समेट नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से लोग उनसे कटकर अलग हो रहे हैं। इसी तरह के सवाल लगातार राजभर भी उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों की एक ही भाषा है, आने वाले समय में दोनों एक ही खेमे में भी नजर आ सकते हैं, माना जा रहा है। चलिए बिल्कुल, तो भविष्य में क्या कुछ और कैसी तस्वीर निकलकर सामने आती है दोनों ही दिग्गजों को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया तौकीर आपका। और चलिए अब रुक करते हैं चित्रकूट की ओर, जहां एक बड़ा हादसा हो गया। पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और वहीं पिकअप गाड़ी ने सो रहे 9 लोगों को रौंद दिया है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 4 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घर के बाहर सो रहे थे सभी 9 लोग जो इस हादसे के शिकार हुए हैं। भरतकूप थाना क्षेत्र रौली कल्याणपुर का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह दुर्घटना घटित हुई है। मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा राशि देने का ऐलान भी यहां पर किया गया है। तो चित्रकूट की घटना है जहां पर अनियंत्रित पिकअप गाड़ी ने घर के बाहर सो रहे 9 लोगों को रौंद दिया है। चलिए इसी मामले पर और भी जानकारी के लिए चित्रकूट से हमारे साथ में सहयोगी संजय साहू जुड़ चुके हैं। संजय, कब की घटना बताई जा रही है और क्या अपडेट अभी मिल रहा है इस घटनाक्रम से संबंधित? बिल्कुल, देखिए सुबह 5:30 बजे की घटना है, जब शादी का माहौल था। शादी के माहौल में कभी कमगिनी आ गई, जब जो है कुछ लोग सड़क पे किनारे बैठे हुए थे। उसी समय एक ओवरलोड जो पिकअप था, जो टमाटर से भरा हुआ था, वो अचानक आता है और पीछे से टक्कर मार देता है। जो रोड के किनारे 7 से 8 लोग बैठे होते हैं, वो अचानक से दब जाते हैं और जिसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है और 3-4 लोग अभी घायल हैं। फिलहाल उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, लेकिन अभी क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से अनियंत्रित हुई पिकअप, क्या कुछ स्थिति रही, ये अभी साफ नहीं हो पाया। लेकिन जो बारात है, लड़की की शादी थी, बारात जो आई थी वो जो है बांदा से आई थी और राज बहादुर के यहाँ जो लड़की की शादी थी वहां आई थी। फिलहाल बाराती पक्ष के और घराती पक्ष के दोनों लोग ही घायल हुए हैं और दोनों में से मौतें हो चुकी हैं। लेकिन अभी स्थिति क्या कुछ है साफ नहीं हो पा रही है। प्रशासन जो है शवों को जो है पोस्टमार्टम रखवा दिया है और पुलिस इस मामले की पूरी जो है जांच पड़ताल कर रही है। चलिए बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया संजय आपका। तो पिकअप गाड़ी ने सो रहे 9 लोगों को रौंद दिया। एक बड़ा और दर्दनाक हादसा चित्रकूट में घटित हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो कानपुर से आ रही है, जो कि 3 जून को जुमे के बाद हुई हिंसा का ये पूरा मामला। जफर हयात समेत कुल 7 आरोपियों की जमानत को खारिज कर दिया गया। कुल 37 आरोपियों की जमानत की अर्जी यहां पर लगाई गई थी। 21 अर्जी पर सुनवाई हुई है, 7 की जमानत खारिज कर दी गई है। सभी आरोपियों पर दर्ज है 3-3 FIR। तो कानपुर में 3 जून को जो घटना घटित हुई थी, जुमे के बाद हिंसा का यह पूरा मामला, जिसमें कार्रवाई की गई है। जफर हयात समेत कुल 7 आरोपियों की। चलिए इसी मामले पर और भी जानकारी के लिए अभिनव श्रीवास्तव सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस घटनाक्रम से संबंधित? 7 की जमानत खारिज कर दी गई है। की नमाज के बाद हिंसा हो गई थी, जिसमें हयात जफर आदमी को मास्टरमाइंड बनाया गया था। वहीं एडीजे 16 की कोर्ट में अब हयात जफर आदमी और सपा नेता निजाम कुरैशी समेत 7 आरोपियों ने अपनी जमानत अर्जी लगाई थी और कोई 21 जमानत अर्जी लगाई गई थी, जो कि सभी पर 3-3 FIR पर है। वहीं एडीजे 16 ने इन सभी 7 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आपको बता दें कि इस दौरान हयात जफर आदमी और उसके सहयोगियों के जो अधिवक्ता थे, उन्होंने ये तर्क रखा था कि हयात जफर आदमी का कोई उद्देश्य नहीं था कि कानपुर में हिंसा हो। वो सिर्फ नूपुर शर्मा के बयान का विरोध करना चाहता था और उसने पुलिस के कहने के बाद, बंदी का आह्वान करने के बाद बंदी को कैंसिल भी कर दिया था। लेकिन इसी बीच जो ADGC है और विशेष लोक अभियोजक की तरफ से कोर्ट में ही तर्क रखा गया था कि हयात जफर आदमी ही पूरा मास्टरमाइंड है। उसने पुलिस को गुमराह किया, उसने बंदी का आह्वान किया, उसने बंदी के पर्चे कटवाए, पुलिस को गुमराह करते हुए ये भी कहा कि उसने बंदी को कैंसिल कर दिया है। और जब पुलिस निश्चिंत होकर कानपुर देहात में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के दौरे की अगुवाई कर रही थी, उनकी सुरक्षा में लगी थी, इसी दौरान जुमे की नमाज के बाद पूर्व नियोजित तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया। कानपुर में हिंसा कराई गई, जिसके बाद एडीजे 16 ने दोनों ही पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना और इसके बाद इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए बिल्कुल, तो 7 की जमानत यहाँ पर खारिज कर दी गई है। कुल 37 लोग इसमें थे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
चलिए बढ़ते हैं आगे। जम्मू की खबर है जहां के अमरनाथ हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से यह हादसा हुआ था और वही सैलाब आने से यहां भगदड़ मची हुई है, तो लोग डरे सहमे हुए हैं, लेकिन रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। जवानों की तैनाती बड़ी संख्या में यहां पर की गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। सैलाब आने की वजह से भगदड़ मच गई थी। 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जो कि इस हादसे का शिकार हो गए। तो अमरनाथ की खबर आपको बता रहे, जहां पर गुफा के बाहर बादल फटने से प्राकृतिक आपदा आ गई और इसी वजह से इस आपदा में 15 लोग समा गए और वहीं कई लोगों के लापता होने की भी खबर बताई जा रही है। तो अंदेशा है कि मृतकों के आंकड़े बढ़ सकते हैं। खबर हल्द्वानी से जुड़ी, जहां पर मौसम विभाग की चेतावनी के बाद झमाझम बारिश हुई है। सुबह से ही कई जिलों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। बरसात के बाद घरों और दुकानों में भारी जलभराव की स्थिति निर्मित हो रही है। नैनीताल नगर निगम और प्रशासन के दावों की पोल खुलती भी नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ टीम अलर्ट मोड पर है। नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में हो रही है भारी बारिश। नैनीताल जिलाधिकारी ने स्कूल में छुट्टी की घोषणा की है। चलिए इसी मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए नवीन शुक्ला सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, जानना चाहेंगे, भारी बारिश इलाके में हो रही है, स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है, क्या लगता है, क्या अंदेशा, कब तक ऐसे हालात निर्मित रहेंगे? जी प्रथा, निश्चित तौर पर जिस तरीके से देखा जाए, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है और इसके साथ ही अगर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की बात की जाए तो कुमाऊं के नैनीताल का जो जनपद है, इसके साथ ही जो सटे इलाके हैं वहां पर भी भारी बारिश हो रही है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने वहां पर छुट्टी की घोषणा की है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में भी लगातार बारिश हो रही है। इसके साथ ही अगर आपदा प्रबंधन की बात की जाए तो आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और इसके साथ ही अगर यात्रा मार्गों की बात की जाए तो यात्रा मार्गों में भी कहीं पर भी कई जगहों पर मलबा आया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एसडीआरएफ की टीम है, पुलिस प्रशासन की टीम है और स्थानीय लोगों की मदद से रास्तों को खोलने का काम भी किया जा रहा है। और लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि आज अगर मौसम खराब होता है तो लोगों से मौसम विभाग ने भी अपील की है और सरकार भी यही अपील कर रही है कि जो खराब मौसम में जो रास्तों की जानकारी लेकर ही यात्रा करें। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ही पूरी तरीके से अगर बरसात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो लगातार बैठकें भी अभी पिछले दिनों भी की थी और साफ तौर पर यही कहना है कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जो भी विभागीय अधिकारी हैं अपनी पूरी तरीके से जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बारिश होने से कहीं ना कहीं जान मान की हानि होती है। तो इसको लेकर लगातार बिल्कुल, तो हालात कुल मिलाकर विपरीत नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि इतनी तेज जो बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया नवीन आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो श्रावण कांवड़ मेले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। धर्मनगरी हरिद्वार में मेले की तैयारियां जोरों पर है। कोरोना काल के 2 साल के बाद हो रहे कांवड़ मेले को संपन्न कराने के लिए शासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तैयारियों की समीक्षा के लिए उन्होंने बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए, साथ ही साथ अधीनस्थों को जरूरी हिदायतें भी दी है। उन्होंने मेले से जुड़ी तैयारियां हर हाल में 10 जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और कांवड़ मेले की सफलता की भगवान भोले शंकर से कामना की है। कांवड़ मेले की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कोरोना काल के 2 साल बाद हो रहे कांवड़ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। सतपाल महाराज ने आगे जानकारी भी यहां पर दी है। बढ़ते हैं आगे, तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को एक चुनावी सभा के दौरान हमलावर ने पीछे से गोली मार दी। घटना के बाद उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। इस घटना से पूरी दुनिया स्तब्ध है। वहीं शिंजो आबे के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक जताया और भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन से पूरी दुनिया स्तब्ध है। जापान से आने वाली ये खबर जितनी दुखद है, उससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली भी है। खबर आती है कि जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को चुनावी रैली के संबोधन के दौरान उन्हें गोली मार दी गई। हमलावर ने उन्हें पीछे से गोली मारी। घटना के बाद उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। शिंजो आबे के निधन की खबर से
विश्व समेत पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस घटना से आहत हैं। पीएम ने अपने दोस्त की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया है। पीएम ने शिंजो आबे के साथ अपनी सबसे हालिया मुलाकात की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की है। इसके साथ ही घटना से आहत पीएम मोदी ने भारत में एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का काशी से बेहद पुराना रिश्ता रहा है। शिंजो आबे के निधन से सबसे ज्यादा असर काशी के लोगों को हुआ है। शिंजो आबे यूं तो काशी सिर्फ एक बार आए, लेकिन महादेव की नगरी ने उन्हें ऐसा बनाया जैसे वो न जाने कितने सालों से यहाँ रचे बसे हों। साल 2014 में मोदी की सरकार बनने के बाद शिंजो आबे और जापान की सरकार भारत के लिए एक भरोसेमंद दोस्त बनकर उभरे, जिसके बाद दोनों ही नेताओं की दोस्ती ने कई कीर्तिमान गढ़े और दोस्ती की बेहद अटूट मिसाल। दोस्ती का पर्याय सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दिलों के जुड़ने के तौर पर भी देखा गया। इन रिश्तों का एक अमिट अध्याय तब लिखा गया जब शिंजो आबे 12 दिसंबर 2015 को पीएम मोदी के साथ काशी आए। काशी की परंपराओं के साक्षी बने शिंजो आबे के लिए दुनिया का सबसे पुरातन शहर अचंभे के जैसा था। बौद्ध संस्कृति से जुड़े जापान के शिंजो आबे ने हिंदुत्व के काशी में मां गंगा की आरती देखी। इस दौरान वे इस मनोरम दृश्यों को अपने फोन में कैद करते रहे और फिर जब हर हर महादेव का घोष हुआ तो काशीवासी की तरह शिंजो आबे ने भी हाथ उठाकर काशी परंपराओं को अपना लिया। शिंजो आबे के निधन की दुखद खबर के बाद काशी उन्हें मर्म भाव से याद कर रही है और साथ ही याद कर रहा है शिंजो आबे के साथ बिताए गए वो पल जो भारतीयों के दिलों में आज भी जिंदा है। वाराणसी के घाट पर वो गंगा आरती, वो बातें, वो स्वागत, सब कुछ। आज पूरा भारत बस यही कह रहा है कि शिंजो आबे अब चाहे जिस दुनिया में हो, भारतीयों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।